हेलो एवरीवन, आज का हमारा पहला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 51। असर्शन अ बीम ऑफ इलेक्ट्रॉन कैन पास अनडिफ्लेक्टेड थ्रू अ रीजन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड। तो हमें असर्शन दिया गया है अगर हम इलेक्ट्रॉन को डालें एक ऐसे फील्ड में जहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड भी हो और मैग्नेटिक फील्ड भी हो, तो ऐसे केस में हमारा इलेक्ट्रॉन अनडिफ्लेक्ट यानी कि अपने पाथ से बिना हटे उसी पाथ में ये मूव कर सकता है। ठीक है, और ऐसा होगा किस केस में, जब जो इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड होंगे उनकी वजह से जो नेट फोर्स होगा वो ज़ीरो होगा। ठीक है, तो असर्शन ट्रू है हमारा। नेक्स्ट देखते हैं रीज़न। फोर्स ऑन मूविंग चार्ज पार्टिकल ड्यू टू मैग्नेटिक फील्ड में बी ज़ीरो इन सम केसेस। किसी किसी केस में जो मैग्नेटिक फील्ड लग रहा है चार्ज पार्टिकल पे वो ज़ीरो हो सकता है, लेकिन ये रीज़न इस असर्शन का सही एक्सप्लेनेशन नहीं है। ठीक है, तो फर्स्ट वाला और सेकंड वाला दोनों ही करेक्ट है, बट जो रीज़न है वो सही एक्सप्लेनेशन नहीं है। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 52। इफ द पाथ ऑफ चार्ज पार्टिकल in a region of uniform electric and magnetic field is not a circle, then its kinetic energy may remain constant। ठीक है, ये assertion करेक्ट है। ठीक है, अगर वो सर्कुलर पाथ फॉलो नहीं कर रहा है तो उसकी काइनेटिक एनर्जी हो सकता है कि कांस्टेंट हो। ठीक है, और कांस्टेंट किस कंडीशन में होती है, जब उस पर नेट इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड जो लगेगा वो ज़ीरो लगेगा, तो उस केस में होगी। ठीक है, रीज़न देख लेते हैं। इन अ combined electric and magnetic field region, a moving charge experiences a net force F is equal to QE plus QV cross B, where symbols have their usual meanings। रीज़न भी करेक्ट है, हमने पढ़ रखा है लॉरेंज फोर्स। ठीक है, जब कोई पार्टिकल ऐसे रीजन में जाता है जहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड भी है मैग्नेटिक फील्ड भी है, तो उसके ऊपर एक नेट हमारा फोर्स लगता है जिसे हम बोलते हैं लॉरेंज फोर्स, जिसकी इक्वेशन ये दे रखी है। ठीक है, तो रीज़न भी करेक्ट है, बट रीज़न इस असर्शन का करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 53। Upper wire source in figure is fixed at a certain distance x. Lower wire can remain in equilibrium। इस कंडीशन में क्या हो रहा है, दो वायर्स दे रखी है, एक में I1 करंट है एक में I2 करंट है और x डिस्टेंस से सेपरेटेड है ये। ठीक है, तो हमारा लोअर वायर इक्विलिब्रियम में रह सकता है। ठीक है, और रीज़न क्या दे रखा है, द अबव इक्विलिब्रियम ऑफ लोअर वायर इज स्टेबल इक्विलिब्रियम। जो हमारा ऊपर वाला इक्विलिब्रियम दे रखा है ये स्टेबल नहीं है। ठीक है, अगर मैं इसकी पोजीशन चेंज करूँ तो ये अनस्टेबल भी हो सकता है। ठीक है, ज़रूरी नहीं है कि स्टेबल पोजीशन हो। तो असर्शन करेक्ट और रीज़न रॉन्ग है। 54th देखते हैं। असर्शन दे रखा है, फॉर अ करंट कैरिंग वायर लूप ऑफ n टर्न्स प्लेस्ड इन अ रीजन ऑफ अ यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड B, द टॉर्क एक्टिंग ऑन इट इज गिवन बाय m क्रॉस P। अब देखिए क्या दे रखा है, एक करंट कैरिंग वायर है जिसमें n टर्न्स है, इसे हमने यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड B में रख रखा है, तो इस पे लगने वाले टॉर्क को किससे रिप्रेजेंट किया जाता है, टाउ इक्वल्स टू एम बी साइन थीटा। ठीक है, तो साइन थीटा आ गया, अगर मेरे को साइन थीटा को हटाना है तो m और b का क्रॉस प्रोडक्ट आएगा। ठीक है, तो ये करेक्ट है। टाउ इस केस में m क्रॉस b से रिप्रेजेंट होता है, असर्शन करेक्ट हो गया। रीजन देखते हैं। Whenever the magnetic moment m is perpendicular to b, then torque on the loop will be 0। अब देखो m और b के बीच का एंगल 90 डिग्री दे रखा है। ठीक है, अगर मैं इस इक्वेशन में साइन थीटा के जगह पे 90 डिग्री रखूँ तो क्या टाउ 0 आएगा, नहीं आएगा ना, क्योंकि साइन 91 हो जाएगा, टाउ आ जाएगा एम बी, तो रीज़न गलत हो गया। ठीक है, 0 नहीं होगा, तो असर्शन करेक्ट है और रीज़न रॉन्ग है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 55। Assertion: the current sensitivity of a galvanometer is the deflection of current per unit current passing through the coil। ठीक है, ठीक है, तो ये करेक्ट दे रखा है असर्शन। हमें क्या पता है, जो हमारी करंट सेंसिटिविटी होती है IS, वो क्या होती है, जितना डिफ्लेक्शन हो रहा है पर यूनिट करंट जितना फ्लो हो रहा है उसके इक्वल। ठीक है, यानी रेशियो होती है डिफ्लेक्शन और करंट की, तो ये यहाँ पे दे रखा है, तो असर्शन करेक्ट हो गया। रीज़न देखते हैं। The galvanometer can be used as a detector to check if a current is flowing in the circuit। रीज़न करेक्ट दे रखा है कि गैल्वेनोमीटर को हम क्यों यूज़ करते हैं, क्योंकि वो डायरेक्शन बताता है ना करंट की। अब करंट की डायरेक्शन बताएगा तो हम पहचान सकते हैं कि सर्किट में करंट है या नहीं। ठीक है, गैल्वेनोमीटर को यूज़ करके।
अगर करंट नहीं होगा तो वो ज़ीरो डिफ्लेक्शन शो करेगा, करंट होगा तो उसकी नीडल डिफ्लेक्ट होगी। ठीक है, रीज़न करेक्ट है, असर्शन करेक्ट है, लेकिन रीज़न क्या है, इस असर्शन का करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है। ठीक है, आज का लास्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 56। असर्शन दे रखा है, इफ़ वी इंक्रीज द करंट सेंसिटिविटी ऑफ अ गैल्वेनोमीटर बाय इंक्रीजिंग नंबर ऑफ टर्न्स इट्स वोल्टेज सेंसिटिविटी ऑल्सो इंक्रीजेस। देखिए, जो हमारा IS होता है ना, वो होता है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल एन के। ठीक है, VS यानी वोल्टेज सेंसिटिविटी, ये भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है एन के। बट एक और चीज़ होती है कि ये जो VS है ना, ये इन्वर्सली प्रोपोर्शनल भी होता है R के। ठीक है, तो अब क्या होगा, हम अगर क्या करें, करंट सेंसिटिविटी बढ़ा रहे हैं, किस तरीके से, एन को बढ़ाने से, तो करंट सेंसिटिविटी तो बढ़ेगी, बट वोल्टेज पे क्या होगा, अब नंबर ऑफ टर्न्स बढ़ाने के लिए वायर की लेंथ भी तो बढ़ानी पड़ेगी, और वायर की लेंथ बढ़ेगी तो हमें पता है आर क्या होता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एल होता है। ठीक है, तो रेजिस्टेंस भी बढ़ जाएगा, तो इस केस में वोल्टेज सेंसिटिविटी पे इफेक्ट आएगा ना, तो वोल्टेज सेंसिटिविटी कम भी हो सकती है या फिर अनचेंज्ड भी रह सकती है। ठीक है, तो अगर मैं क्या करूँ, करंट सेंसिटिविटी को बढ़ाऊँ, तो ज़रूरी नहीं है कि वोल्टेज सेंसिटिविटी भी बढ़ेगी। ठीक है, क्यों, क्योंकि वोल्टेज सेंसिटिविटी रेजिस्टेंस पे भी डिपेंड करती है। ठीक है, और रेजिस्टेंस लेंथ पे डिपेंड करता है। अब रीज़न देख लेते हैं, रेजिस्टेंस ऑफ अ वायर ऑल्सो इंक्रीजेज विथ एन। ठीक है, जो रेजिस्टेंस है वो भी एन के साथ बढ़ता है। तो ठीक है, हमारा असर्शन क्या हो गया, गलत हो गया, और रीज़न करेक्ट हो गया। ठीक है, तो ऐसे ही क्वेश्चंस को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।